नमस्कार, ये मेरा 5वां वीडियो है। मैं लगातार आप सभी से बार-बार ये प्रार्थना कर रही हूँ कि ये वीडियो मैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए या कोई फ़ॉलोअप बढ़ाने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मैं बार-बार आपसे एक इंसाफ़ माँगने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं और मेरी भाभी 2 साल से बराबर हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ़ जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित है, दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव है, उसके लिए हम 2 साल से लगातार फ़ाइट कर रहे हैं। और मैं आप सबका सहयोग चाहूँगी। मेरी भाभी एक पर्दानशील महिला है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली। और आज भी उन्हें बड़ा संकोच होता है, लेकिन मैं उनका बार-बार मनोबल बढ़ाती हूँ कि जब गलत आपके साथ हुआ है तो आपको ज़रूर लड़ना चाहिए। और मैं जितनी भी महिलाएँ हैं, मैं जानती हूँ कि भारत में हमारे अधिकांश महिलाएँ जो पर्दानशील होती हैं, वो बाहर निकलने में, गलत के खिलाफ लड़ने में भी बहुत झिझक महसूस करती हैं। तो मैं उन सभी को कहूँगी कि प्लीज़ आप आगे आइए, आप खुद भी हमें सपोर्ट करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो मैं ये मैटर दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह मेरे भाई पे भ्रष्टाचार करके जो एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर थे, उन्होंने बैंकिंग साइट पे जिसे ₹5 का भी कोई फाइनेंशियल राइट नहीं होता है, 40,54,000 पेनल्टी लगाई नॉन प्रॉफिट अकाउंट की जो लोन दिए थे। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो वर्ष 2019 में नॉन प्रॉफिट अकाउंट हुए थे एनपीए, उनके बारे में जो 4 करोड़ की राशि थी उसका डिवाइड अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे कर दिया। जबकि जो भी लोन लेने वाले थे उनकी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है, उसे बेचकर ही नीलाम करके वसूली करने का पावर बैंक के पास है। लेकिन शाखा प्रबंधकों ने कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही रही, जिससे वसूली नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने हमारे साथ जो भ्रष्टाचार करके हमें, मेरे भाई को मानसिक प्रताड़ना दी और उसे किस तरह से परेशान करके मौत के मुंह में धकेला। वो अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे और मेंटली प्रेशर से अपना अंतिम पत्र लिखते हुए उनकी ब्रेन हेमरेज से 9/6/2020 को डेथ हो गई। तो उसके बाद में जो अधिकारी थे ओमपाल सिंह जी और जो मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे, उनका उनका जो बदला था वो वापस वहाँ ख़त्म नहीं हुआ कि वो व्यक्ति मर गया तो उससे वो बदला ख़त्म हो गया। या जो एडिशनल रजिस्ट्रार और जिन्होंने भी ये जांच करी, उन उन सबको पूरा सहयोग करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो वो मरा है, हमें तो पूरे परिवार से भी बदला लेना है। तो उन्होंने मेरी भाभी और उनके परिवार को तंग करने के लिए फिर एक नई रणनीति बनाई। जैसे हमने ये लिखा कि भाई जो स्वर्गीय ब्रिजेश भदौरिया थे, उनके पीएफ का पेमेंट है, उनका डेथ क्लेम है, उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस है, उनका ग्रेजुटी और जो भी परिलाभ है वो हमें भुगतान किया जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से हमें परिवार को चलाने के लिए और सम्मान से जीने के लिए जो भी परिलाभ है उनकी आवश्यकता है। तो उन्होंने लिखा कि हमने जब ये जून में हमने ये लेटर लिखा उनको, और श्रीमान ओमपाल जी ने हमें इसका जवाब सितंबर में दिया कि आप पहले हमें एक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि भी आप भविष्य में स्टोर में जो भी सामान कम होगा उसकी जिम्मेदारी आपका परिवार लेकर उन्हें भरना पड़ेगा, तो हम आपको भुगतान के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोचेंगे। तो हमने लिखा कि जब ऑलरेडी जब मरने से पहले स्वर्गीय ब्रिजेश भदौरिया का ट्रांसफ़र उनकी डेथ के 4 महीने पहले किसी स्टेशन शाखा में कर दिया गया था, और ट्रांसफ़र होने के बाद में उन्होंने मार्च के महीने में वार्षिक लेखाबंदी का काम चल रहा था, तब उन्होंने पत्र लिखा था जिसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है। अगर कोई भी मेरे वीडियो को देखने वाले मेरे शब्दों को, मेरे तथ्यों को जांचना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे मांग कर और मेरे से ले सकता है। तो मेरे भाई साहब ने 2 मार्च 2020 को एक पत्र लिखा और ये लिखा कि लेखाबंदी, वार्षिक लेखाबंदी जो हर बैंक में एक ऑडिट होती है वो चल रही है, और मेरे पास स्टोर का चार्ज था, मुझे स्टेशन से अगर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो या तो मुझे लेखाबंदी करवाने के जो वार्षिक ऑडिट है उसको करवाने के लिए वापस मुझे हेड ऑफिस लगाया जाए, और नहीं तो जो भी चार्ज मेरे पास था वो मेरे से ले लिया जाए। तो आप मानेंगे मतलब कि अधिकारी ने उनका ट्रांसफ़र नहीं किया और ना ही उनसे उनका चार्ज किसी को दिलवाया। उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र होने के 4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई, और डेथ के भी 4 महीने बाद यानी 8 महीने बाद वो हमें कहते हैं कि जो भी स्टोर के चार्ज में सामान कम है उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। तो हमने उन्हें वापस 23 सितंबर को एक लेटर लिखा और उनको ये कहा कि स्टोर चार्ज में जो स्वर्गीय ब्रिजेश भदौरिया के पास सामान था और वर्तमान में अब नहीं है, क्योंकि ऑडिट हो चुकी है और ऑडिट के अंदर सब चीज़ आ गई होगी क्या सामान था और क्या नहीं है। तो उस ऑडिट रिपोर्ट की मार्च अप्रैल में हर बैंक की ऑडिट होती है। तो हमने लिखा कि मार्च अप्रैल में जो ऑडिट होगी उसके आधार पे स्वर्गीय ब्रिजेश भदौरिया के पास उनके चार्ज में जो जो स्टोर सामान था और वर्तमान में नहीं है उसकी प्रमाणित प्रति हमें दे दी जाए, तो हम उसके आधार पर जो भी पैसा हो वो भर देंगे। हम भविष्य का इतना क्यों लें कि बाद में आप हमारा पैसा निकालें कि हम इतना इसमें सामान कम है
बकाया है, क्योंकि जो स्टोर है वो बैंक का एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर से प्रतिदिन सामान बैंक के अंदर काम में लिया जाता है या अन्य शाखाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 8 महीने जिस व्यक्ति को मरे हुए हो गए, तो क्या वो जो विभाग है वो बंद रहा होगा? क्या स्टोर बंद रहा होगा? क्या उसमें से कोई सामान बैंक के उपयोग में नहीं आया? क्या उसमें से पेन, पेंसिल, पेपर्स शाखाओं में नहीं भेजा गया? तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि जो अधिकारी है उस वो मतलब कि एक महिला को परेशान करने के लिए नए नए पैंतरे खेल रहा था और नए नए लेटर्स तरह तरह के बना बना के भेज रहा था कि भी कैसे इसको तंग किया जाए। फिर जब हमने उनसे ये लिस्ट मांगी तो उन्होंने हमारे घर पे फ़ोन किया और प्योन को भी भेजा और मेरी भाभी से कहा कि वो लिस्ट हमें दे दी जाए जो आपके पति के पास स्टोर चार्ज की थी। और फिर जो मेरे भाई का लड़का था उसको भी कॉल किया, उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने खुद ने भी लिख के दिया कि हमने उनको कॉल किया था। तो और कॉल करके उस बच्चे को भी पूछा कि अब तुम्हारे पिताजी की जो लिस्ट है वो हमें दे दी जाए, हम मिलान करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या एक सरकारी कर्मचारी अपने जो विभाग की जो भी जो उसके पास चार्ज होता है उसकी लिस्ट क्या अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दे के रखता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो ये लिस्ट आप संभाल के रखना? तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक मैं प्रश्न रख रही हूँ कि आप विचार करिए कि अधिकारी ने किस तरह से उस महिला को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पे प्योन भेजा और किस तरह से उसको कॉल करके उसके बच्चे को और उसको अरेस्ट किया कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि हम तुम मतलब कि इनको अगर इस तरह से प्रेशर देंगे तो ये मानसिक प्रताड़ित होंगे और कहीं ना कहीं ये ना गिव अप करेंगे और या तो ये हमें कोई रिश्वत देंगे या किसी न किसी तरह इनको भी हम अरेस्ट करें जिससे ये परिवार पूरी तरह से परेशान हो जाए। उसके बाद में वापस जब हमने ये लिखा कि भी कमेटी हमने जो आपसे लिस्ट मांगी वो आपने नहीं दी, तो आप मानेंगे उन्होंने क्या करा, तुरंत प्रभाव से एक कमेटी बना दी। उन्होंने लिखा कि हमने जो स्टोर चार्ज है उसका उस प्रभार की जांच करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया है और वो कमेटी अपना डिसीजन देगी। तो सबसे बड़ा एक मतलब कि भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है कि उस अधिकारी ने पहले तो व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया अन्य शाखा में, उससे चार्ज नहीं लिया। फिर वो व्यक्ति मर गया तो उसके मरने के 8 महीने बाद कहा कि मैंने आप ये स्टोर चार्ज का के जो भी सामान का जिम्मेदारी है वो परिवार आश्रित लेगा, उस मृत कर्मचारी का आश्रित है वो लेगा। तो क्या उस 8 महीने के दौरान उस स्टोर के अंदर से कोई भी सामान का आवागमन नहीं हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद में आप 8 9 महीने के बाद उन्होंने नहीं 11वें नवंबर महीने में उन्होंने कमेटी का गठन किया। तो जिस व्यक्ति का ट्रांसफ़र फरवरी 2020 में हुआ और आप 11वें महीने में उसके चार्ज के लिए भौतिक सत्यापन करने के लिए कमेटी का गठन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पष्ट भ्रष्टाचार है, क्योंकि मार्च अप्रैल में ऑडिट हो चुकी थी। उसके बाद में कमेटी का भी डिसीजन आज तक नहीं आया। हमने सूचना अधिकार में मांगा तो कमेटी का कोई डिसीजन नहीं आया। उसके बाद में हमने राज्य सूचना आयोग में भी हमारी अपील लग गई इस बारे में कि भी स्टोर चार्ज के बारे में हमें आज तक सूचना नहीं दी कि भी उसका क्या हुआ, उसको उसके प्रभार का किसने लिया, कैसे लिया, भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया आज तक। जब कमेटी बना कर दी गई है तो वो कमेटी भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कर रही है? तो आप मानेंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई चाहे तो मेरे से मंगा सकते हैं। इसमें जब राज्य सूचना आयोग ने डिसीजन दिया कि आप इनको ये सूचना दें कि भाई आपने जो कमेटी बनाई उसका क्या डिसीजन हुआ, तो इन्होंने उसका उत्तर दिया कि कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर कार्यभार स्थानांतरण के बजाय कार्यभार अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो ये मतलब कि एक अधिकारी जो ओमपाल जी और जो मुख्य प्रबंधक थे दोनों ने मिलकर जो एक महिला को परेशान करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, उसका सबसे बड़ा एक स्पष्ट तो जो इसमें उसका साक्ष्य है, उसका जो एविडेंस है, ये सूचना अधिकार के तहत श्रीमान एमडी जो बाजिया साहब आए थे पवन सिंह जी, उनके द्वारा दिया गया जवाब है कि जब कर्मचारी की सेवाकाल में के दौरान मृत्यु हो जाती है तो कार्यभार स्वतः अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो जब अधिग्रहण कर लिया गया था तो आपने उस महिला का पीएफ क्यों रोका स्टोर चार्ज के आधार पर? आपने उसका डेथ क्लेम क्यों रोका स्टोर चार्ज के आधार पर? आपने उसका ग्रुप इंश्योरेंस क्यों रोका डेथ क्लेम के स्टोर प्रभार के आधार पर? और आपने भौतिक स्टोर चार्ज के सामान की जितने भी सामान था उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए कमेटी का गठन क्यों किया? और कमेटी उसने आज दिनांक तक अपना कार्य क्यों नहीं किया? तो ये पूरा उन्होंने एक षड्यंत्र सिर्फ एक महिला को बहुत ही मतलब कि उन परेशान करने के लिए उसको फ़ोन करना, उसके घर पे प्योन भेजना, ये आप सब क्या मानेंगे? क्या उस अधिकारी का ये एक सरकारी नियम के तहत कार्य करने की विधि थी? क्या वो सरकारी नियम के तहत ये कार्य करा था? नहीं। मैं ये मानती हूँ, जहाँ तक मैंने इन सब दस्तावेजों को प्राप्त किया है, वह अधिकारी जान करके व्यक्तिगत रूप से
प्रमोद दवे और ओमपाल सिंह दोनों जने मिलकर जो ब्रजेश भदौरिया से शुरू से वैमनस्यता रखते थे प्रमोद जी दवे, उन्होंने शुरू से जो एक दुश्मनी बांध रखी थी, उस दुश्मनी को अंत तक निभाने के लिए उसने उस विधवा महिला को परेशान करने के लिए स्टोर चार्ज के आधार पर उसका पीएफ रोक दिया, ग्रुप इंश्योरेंस रोक दिया और डेथ क्लेम रोक दिया, ग्रेजुटी रोक दी, उपार्जित अवकाश रोक दिया और जो 15वें वेतनमान का एरियर था वो रोक दिया। तो मैं आपसे चाहूँगी कि ये बात प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे सरकार तक भी बात पहुँचे और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध जो इस तरह से महिलाओं को परेशान करते हैं और एक मृत कर्मचारी के परिवार को बार बार यातनाएं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई हो। प्लीज़ मैं आपसे बार बार इस वीडियो को शेयर करने के लिए प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद।